गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रिवीजन लेसन नंबर 1 में प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व, यानी जो भी हमारी देश में कंपनियों के में मैनेजमेंट हो रहा है या प्रबंध का कार्य हो रहा है उसका महत्व क्या है। तो पहले हम प्रबंध का महत्व देखेंगे उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण से पश्चात। पहले तो हम ये समझें कि उदारीकरण है क्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम जो अंग्रेज़ों के गुलाम हुए थे वो बिजनेस के कारण ही हुए थे कि हमारा बिजनेस जो था उसमें धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हम गुलाम हो गए। तो गुलामी से आज़ादी के बाद, यानी जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में जो सरकार बनी उसने ये निश्चित किया कि हमारे देश की किसी भी कंपनी में जो विदेशी कंपनियां हैं या जो विदेशी पूंजीपति हैं जो हमारे देश की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम किसी भी तरीके से जो है वो 49% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि 50% अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो पार्टनर बन जाता है। तो कोई भी कंपनी ना तो हमारे देश की कंपनी में 49% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती थी और ना ही कोई विदेशी इन्वेस्टर जो था या फॉरेन कंट्री का जो पैसे लगाने वाले था वो हमारे देश में 50% तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो ये तो था उदारीकरण, यानी ये जो नियम थे ये हमारे 1990 से पहले के नियम थे बिजनेस करने के लिए। लेकिन जब हमारे देश में ये देखा गया कि हमारे देश के उद्योगों का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। किस कारण से नहीं हो पा रहा है कि भारतीय उद्योगों के पास पूंजी की कमी है। तो इसलिए सरकार ने फिर ये जो नियम बनाए हुए थे इनको धीरे धीरे कम कर दिया या हटा दिया। ये कहलाया उदारीकरण। यानी जब तक उदारीकरण नहीं था तो व्यवसाय कैसा था और जब उदारीकरण हो गया तो व्यवसाय या उसका महत्व क्या हो गया। तो हम ये उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण से पश्चात किसका महत्व पढ़ रहे हैं, प्रबंध का महत्व। फर्स्ट नंबर जो है इसका घटक वो है बाजार का स्वभाव, यानी उदारीकरण से पहले बाजार का स्वभाव कैसा था और उदारीकरण के पश्चात बाजार का स्वभाव कैसा हो गया। तो उदारीकरण से पहले जो था वो बाजार विक्रेता बाजार था। कैसे विक्रेता यानी बनाने वाली कंपनियां जो थी जो चाहती थी वो बनाती थी और उसको मार्केट में बेचती थी। जो ग्राहक था उसकी कोई इच्छा या रुचि नहीं ध्यान में दी जाती थी। लेकिन उदारीकरण के पश्चात यानी आज हम कहें वर्तमान में तो क्रेता बाजार हो गया है, क्योंकि आज हर कंपनी वो बनाती है जो क्रेता चाहता है, यानी जो उपभोक्ता चाहता है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार ही कंपनियों को उत्पादन करना पड़ता है। तो बाजार जो था पहले विक्रेता बाजार था और अब क्रेता बाजार हो गया। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा का स्वरूप, यानी कंपटीशन का स्वरूप क्या था। तो पहले एकाधिकार प्रवृत्ति थी। एकाधिकार का मतलब होता है कि जो वस्तुएं बनकर के बाजार में आती थी उनको केवल एक या दो कंपनियां ही बनाती थी, ज्यादा कंपटीशन नहीं था। तो एकाधिकार की प्रवृत्ति थी और सीमित प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि कंपनियां बहुत कम थी। धीरे धीरे उदारीकरण के बाद जो है वो कंपनियां बहुत सारी आने लगी, एक ही चीज को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई। तो क्या हो गई, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो गई। अब कंपनियों को बहुत सारी कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ा। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा का स्रोत, यानी प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की थी। तो उदारीकरण से पहले तो आंतरिक प्रतिस्पर्धा थी, यानी जो कंपनियां थी उनको देश के अंदर की कंपनियों से ही कंपैरिजन करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उदारीकरण हुआ उसके बाद कंपनियों को, क्योंकि कंपनियां ज्यादा हो गई और विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आ गई, तो बाहर की कंपनियों से भी कंपटीशन करना पड़ा और हमारे देश की कंपनियों से भी कंपटीशन करना पड़ा। यानी उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो गई। इसके बाद जो प्रतिस्पर्धा है उसका आधार क्या था, यानी कंपटीशन किस आधार पर था। तो पहले उदारीकरण से पहले लाइसेंस और कोटा प्रणाली थी। लाइसेंस का मतलब बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो सरकार के द्वारा लाइसेंस लिए बिना नहीं चलाए जा सकते थे। कोटा का मतलब होता है कि सरकार ने एक निश्चित मात्रा में आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखे थे कि कोई भी चीज जो है वो इस मात्रा से अधिक ना तो आयात की जा सकती है ना निर्यात की जा सकती है। तो जो प्रतिस्पर्धा थी वो लाइसेंस और कोटा आधारित थी क्योंकि सरकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। लेकिन उदारीकरण के पश्चात क्योंकि ये सारे प्रतिबंध हटा दिए गए तो अब क्षमता आधारित विकास हो गया। जो कंपनी जितना आगे बढ़ना चाहती है वो उतना विकास कर सकती है। इसके बाद है व्यवसाय का विकास। पहले व्यवसाय का विकास जो है वो आंतरिक, यानी उसका
अंदर ही अंदर जितना विकास कर सकते हैं हम, कंपनी को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए आंतरिक विकास हुआ करता था। आजकल है क्षमता आधारित विकास, यानी कंपनी में जितनी उत्पादन क्षमता है, कंपनी जितनी एडवांस मशीनें लेकर के जितना उत्पादन कर सकती हैं वो उतना उत्पादन करती हैं। इसके बाद है व्यवसाय का उद्देश्य क्या था, तो उदारीकरण से पहले व्यवसाय का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, क्योंकि व्यापारी जो है वो ग्राहकों की इच्छा पर ध्यान नहीं देता था, केवल लाभ पर ध्यान देता था कि मुझे लाभ मिल जाना चाहिए। लेकिन आज क्या है, सभी पक्षों की संतुष्टि, यानी आज अगर कोई व्यवसाय से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, जैसे कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, सरकार है, समाज है, अगर वो इन सभी पक्षों को संतुष्ट नहीं करता तो कंपनी को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अब क्या हो गया, सभी पक्षों की संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसके बाद है प्रबंध का महत्व, यानी प्रबंध का महत्व उदारीकरण से पहले कैसे था और उदारीकरण के बाद क्या हो गया। तो प्रबंध का महत्व सहायक, यानी पहला उद्देश्य उनका क्या होता था, महत्व कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, मैं प्रबंध से कोई मतलब नहीं था। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि पुराने समय में यानी उदारीकरण से पहले जो मालिक हुआ करता था वो ही प्रबंध का कार्य कर लेता था, इसलिए प्रबंध का ज्यादा महत्व नहीं था। आज क्या है, प्राथमिक हो गया। कारण ये है कि आज हर कंपनियों में इतनी लार्ज स्केल पर कर्मचारी काम करते हैं कि उनको सबको कंट्रोल करना या उनका मैनेजमेंट करना अकेले मालिक के बस की बात नहीं रही, तो उसको प्रबंधक कंपनियों में लगाने होते हैं। तो जो प्रबंध का महत्व है वो अब ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद है प्रबंध की विधियां। तो पुराने समय में प्रबंध करने की यानी मैनेजमेंट करने की परंपरागत पुराने तरीकों से प्रबंध किया जाता था। आजकल ये तकनीक जो है आधुनिक परंपरागत आधुनिक विधियां आ गई, नए नए तरीके से मैनेजमेंट किया जाने लगा है। फिर मानवीय संसाधनों पर ध्यान, यानी मानवीय संसाधन कौन है, प्रबंधक है, कर्मचारी हैं, आपके वर्कर्स हैं। तो इन पर पहले कम ध्यान दिया जाता था क्योंकि मालिक ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ कमाने के बारे में ज्यादा सोचता था, बाकी के ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज क्योंकि सभी पक्षों की संतुष्टि पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए आज प्रबंध का जो मानवीय संसाधन है जितने भी, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सब का जो हमने निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष निकाल करके आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो प्रबंध का महत्व क्या है। तो यहाँ सबसे पहले प्रतिस्पर्धा का सामना करना। कोई भी कंपनी कंपटीशन में आज आगे तभी बढ़ सकती है जब उसका जो मैनेजमेंट है यानी प्रबंध है वो बहुत अच्छा हो। तो प्रबंध अच्छा होने के कारण ही वो प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकती है, यानी अपने जैसी अन्य कंपनियों से कंपटीशन में आगे बढ़ सकती है। अगर प्रबंध अच्छा है तो संसाधनों का विकास किया जा सकता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में श्रमिक आते हैं जो काम करते हैं, और भौतिक संसाधन में आते हैं पूंजी है, कच्चा माल है, आपके मशीन है। तो इन सब का संसाधनों का विकास किया जा सकता है। जैसे मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता है, उसको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देकर के उसको अच्छा से अच्छा उत्पादन करने का तरीका सिखाया जा सकता है। मशीनों में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें ला करके और अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। कच्चा माल बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकर के अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाई जा सकती हैं। पूंजी का अरेंजमेंट करके कंपनी को और आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो प्रबंध है वो संसाधनों का विकास पर आजकल महत्व ज्यादा हो गया है कि जो भी संसाधन है कंपनी में उनका विकास किया जाए। इसके बाद है संसाधनों का समुचित उपयोग। जैसे संसाधन थे श्रमिक, कच्चा माल, पूंजी, मशीन, इन सब का बढ़िया से बढ़िया उपयोग, यानी वेस्टेज कम और निर्माण ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो संसाधनों का समुचित उपयोग करने का तरीका है ये प्रबंध ही बताता है। इसके बाद है नवप्रवर्तन और उसका उपयोग। आज आप देखते हैं कि कंपनियों में नई नई चीजें जो है मार्केट में आती रहती हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। ये किससे संभव हुआ, ये प्रबंध से संभव है कि अगर प्रबंधक के दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं तो वो मार्केट में नई नई चीजों को लॉन्च करता है। तो नवप्रवर्तन और उसका उपयोग भी प्रबंध के ऊपर ही निर्भर है। उसके बाद है संगठन का अस्तित्व एवं संरक्षण और वृद्धि। देखो संगठन का मतलब कंपनी का अस्तित्व, यानी कंपनी बची रहे। कब बची रहेगी, जब कंपनी अच्छे चलेगी। उसके बाद संरक्षण मतलब उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वृद्धि और वो तरक्की करती रहे। ये कब संभव होगा, जब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी अस्तित्व संरक्षण बची रहेगी, अच्छा लाभ कमाएगी और कंपनी की वृद्धि होगी।
इसके बाद है देश का आर्थिक विकास। नेचुरल है, अगर देश में कंपनियां विकास करेंगी, कंपनियां आगे बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगी, तो देश का आर्थिक विकास भी होगा। इसके बाद है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। अब यहाँ पर विभिन्न रुचि समूह कौन है? जैसे कंपनी में पैसा लगाने वाले होते हैं मालिक, कंपनी में काम करने वाले होते हैं प्रबंधक और कर्मचारी, कंपनी के बाहर जो कंपनी की चीजों को उपयोग करते हैं वो होता है ग्राहक, कंपनी के बाहर जो बाहर का समूह है उसमें सरकार, समाज। ये सभी समूह जो है वो क्या चाहते हैं? जैसे कंपनी का मालिक चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाते रहे, जिससे कि कंपनी के मालिकों को लाभ अच्छा मिले। प्रबंधक और कर्मचारी क्या चाहते हैं कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतनी अच्छी उनको सैलरी मिले। फिर ग्राहक क्या चाहता है कि कम से कम मूल्य पर उसको बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं मिले। फिर सरकार क्या चाहती है कि कंपनियां समय पर उसको टैक्स चुकाती रहें। तो यहाँ पर जो सारे रुचि समूह हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन सभी के उसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य प्रबंध करता है। लास्ट है समाज में स्थिरता। अगर प्रबंध अच्छा है कंपनियों का और कंपनियां अच्छी तरक्की कर रही हैं, समाज में अच्छी चीजों को प्रोवाइड कर रही हैं, सभी को साथ में लेकर के चल रही हैं, सारे पक्ष जो है कंपनी से संतुष्ट हैं, तो नेचुरल है समाज में स्थिरता होगी। ये हमारे दोनों प्रकार के महत्व थे जो हमने आज पढ़ लिए। इसके आगे जो है हम आगे का टॉपिक अगले लेसन में पढ़ेंगे।